नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, नीट शास्त्र पर हम आपके लिए बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन कम क्रैश कोर्स लेके आए हुए थे, संकल्प बैच। और हमने संकल्प लिया था आपने हमारे साथ कि इस साल नीट में आपको जरूर से जरूर सिलेक्शन लेना है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए प्लांट फिजियोलॉजी का आज आपका लेक्चर होगा। प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेरा नाम तो जान ही रहे हो। ठीक है, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें हैं, ग्रोथ है, एक डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ, जब लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर लिया था मैंने तो बताया था कि लिविंग वर्ल्ड में अगर कभी भी किसी भी जगह पर अगर प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज हो रहा तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ भी सेम डेफिनेशन आएगी कि अगर प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रोथ है। अब वो सेल नंबर से इंक्रीज करे या सेल साइज से इंक्रीज करे, तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ऐसा लिविंग वर्ल्ड में लिखा हुआ है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट तो ये दो प्रोसेसेस का सम है, किसका? ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन का। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो तुम्हारा डेवलपमेंट का ये दोनों पार्ट है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन तुम्हारा डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे देखो क्या है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ है सीड जर्मिनेशन। तो सीड के जर्मिनेशन से लेके प्लांट के मरने तक, सीड के जर्मिनेशन से लेके प्लांट के मरने तक ये पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि हमेशा एनाबॉलिक एक्टिविटीज ही होंगी। एनाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब समझ रहे हो ना, मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। तो सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट की डेथ तक, सेनेसेंस तक, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। The seed germinates when favorable conditions for growth exist in the environment. Seed तभी germinate करेगा जब favorable conditions मिलेंगे उसको growth के लिए। In the absence of favorable conditions, अगर conditions favorable नहीं है तो seed क्या करता है? डॉर्मेंसी में चला जाता है। ठीक है, सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एंड ग्रोज इनटू अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ या रेस्ट। ठीक है, इसी पीरियड को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड। ठीक है, सीड डॉर्मेंट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ वही लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी तो सीड्स की ग्रोथ रुक जाएगी, सीड्स ग्रो नहीं करेगा और सस्पेंड हो जाएगा उसका ग्रोथ, मतलब उसका ग्रोथ रुक जाएगा। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, सीड्स रेज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो सीड्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करता है और ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, इतना। आगे चलते हैं। Factors which govern and control development processes could be extrinsic, internal और extrinsic या external। मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस को जो भी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, डेवलपमेंट अगर हो रहा है उसको कोई भी चीज़ें अगर अफेक्ट कर रही हैं तो दो हो सकता है, या तो इंट्रिंसिक है मतलब इंटरनल फैक्टर है, या एक्सट्रिंसिक है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है। यही दो फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस को, यानी कि डेवलपमेंट की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ की मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का सबसे फंडामेंटल और कॉन्स्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ग्रोथ दो प्रोसेसेस की वजह से होता है। दो प्रोसेसेस की वजह से ग्रोथ होता है। कौन कौन से? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। पहले समझते हो एनाबॉलिज्म क्या मतलब होता है? कोई भी अगर बॉडी में किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी चीज़ बन रहा है तो वो होता है एनाबॉलिक एक्टिविटी। अगर बॉडी में कोई भी चीज़ टूट रहा है तो वो होता है कैटाबॉलिक एक्टिविटी। तो वही है, अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मतलब ग्रोथ में दोनों आएगा, एनाबॉलिज्म भी कैटाबॉलिज्म भी, डेवलपमेंट में भी दोनों आएगा, एनाबॉलिज्म भी आएगा और कैटाबॉलिज्म भी आएगा। ठीक है, आगे देखो, ग्रोथ अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्रोथ तभी होती है जब एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ग्रोथ की प्रोसेस में एनर्जी खर्चा होती है एटीपी के फॉर्म में, तब जाके ग्रोथ होती है। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। एनसीईआरटी में ये हेडिंग है कि प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोला जा रहा है?
ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में जो होता है ना वो लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है, ठीक। लोकलाइज्ड ग्रोथ का क्या मतलब है, इसका मतलब कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी जगहें हैं जहां पे ग्रोथ होता है, हर जगह ग्रोथ नहीं होता। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की, मैमल्स की बात करें, तो हमारे में लोकलाइज्ड ग्रोथ नहीं होता, हमारे में डिफ्यूज्ड ग्रोथ होता है। डिफ्यूज मतलब पूरी बॉडी ग्रो करती है, हर तरफ से ग्रो करोगे, ठीक है, हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ भी बढ़ेगा, हर एक चीज का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन्स भी बॉडी के सारी चीज बढ़ेंगी, हर एक चीज होगा इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पे ग्रोथ होता है, इसी वजह से प्लांट की ग्रोथ को हम बोलते हैं कि इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ग्रोथ प्लांट्स में होता है मेरिस्टेम्स की वजह से, ठीक है। मेरिस्टेम्स का मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ का रीजन जहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती हैं, जो रीजन प्लांट में जहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स, ठीक है। मेरिस्टेम्स प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ ड्यू टू, मेरिस्टेम्स की वजह से प्लांट अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम्स में है कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिचुएट। कैपेसिटी टू डिवाइड तो समझ में आ रहा है, सेल्फ परपिचुएट का क्या मतलब, इसका मतलब है कि मेरिस्टेम्स आगे फर्दर दूसरे मेरिस्टेम्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो सेल्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइड करते रहती हैं, ठीक है, किसी और असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती उनको, इसीलिए सेल्फ परपिचुएट है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। अब इसके बाद देखो बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दो चीजें आती हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, जब प्लांट की लेंथ में इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जब प्लांट की गर्थ में मतलब विड्थ में इंक्रीज होता है, जब प्लांट की लेंथ में इंक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट की जब विड्थ में इंक्रीज होता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ या इलॉन्गेशन कौन करा रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब इसके अलावा डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में, कहाँ, डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में, याद रखोगे डाइकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में तुम्हारे लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो रूट एपिकल मेरिस्टम, ये एपिकल मेरिस्टम हुए रूट में और शूट में। इसके अलावा डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में लेटरल मेरिस्टम होते हैं बच्चों, और लेटरल मेरिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, लेटरल मेरिस्टम्स के एग्जांपल है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम प्लांट्स में, ये दोनों तुम्हारे सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, ये प्लांट की गर्थ में इंक्रीज कराते हैं, ठीक है, प्लांट की गर्थ में इंक्रीज कराते हैं और ये प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे हैं। आगे देखो यहां पे लिखा हुआ है ग्रोथ इज मेजरेबल, मतलब ग्रोथ को नापा जा सकता है, जो ग्रोथ है प्लांट्स में उसको नापा जा सकता है, कैसे, ठीक है। देखो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने बताया पहले कि एक यही पैमाना है ग्रोथ को मेजर करने का कि प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। बट ये तो तुम कैसे, सेलुलर लेवल पे जाके तो तुम मेजर कर नहीं सकते, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको कहा जाता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो प्लांट का प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, और अगर प्लांट में प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। मतलब कि इन पैरामीटर्स की मदद से हम इनडायरेक्टली ये बता सकते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ हो रही है। क्या क्या पैरामीटर्स हैं तुम्हारे लिए, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेल नंबर, ठीक है। क्या क्या था, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। सेल नंबर तो पहले बता दिया था मैंने कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन फ्रेश वेट और ड्राई वेट, मतलब ये दोनों क्या है, मास में इंक्रीज है, ये दोनों मास में इंक्रीज का एग्जांपल है। इंक्रीज इन नंबर, नंबर में इंक्रीज हुआ, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। फ्रेश वेट और ड्राई वेट का क्या मतलब है, जैसे कि अगर किसी चीज़ का हमने ऐसे ही वेट लिया, कोई भी चीज़ हमें नेचुरल फॉर्म में मिली, हमने उसका वेट ले लिया तो वो उसका फ्रेश वेट होता है। ड्राई वेट होता है जब उसको हम ड्राई करते हैं, अब चाहे उसको हम सन ड्राई करें, ठीक है, धूप में सुखा दें, या हम उसको सुखाने के बाद हम उसको क्या कहते हैं, उसकी रोस्टिंग कर दें, ठीक है, हम उसको रोस्ट कर दें या इंसिनरेटर्स में हम उसको जला दें, कुछ भी ऐसा करके हम उसका ड्राई वेट निकालते हैं। मतलब उसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए बस, किसी भी तरीके से। फ्रेश वेट है तो एज इट इज़ वो जिस फॉर्म में मिल रहा है नेचुरली हमने उसका वेट ले लिया, तो फ्रेश वेट बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ है, ड्राई वेट बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ है, लेंथ बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ है, एरिया बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ है, सेल नंबर बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हैं ग्रोथ को डिफाइन करने के।
अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब कि प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है, और प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है मतलब कि ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा देखो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं नीट के एग्जाम में, तो इनको ध्यान दो। एक सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम का सेल, ठीक है, मेज है, मेज मकई, ठीक है, उसका रूट एपिकल मेरिस्टेम का एक सेल 1 घंटे में 17,500 से ज्यादा नए सेल्स को क्या कर सकता है, डिवाइड करके इतने सेल्स बना सकता है। 17,500 17,500 सेल्स पर आवर, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम मेज के सेल की डिवाइड करने की कैपेसिटी है, ठीक है। ऐसे ही सेल इन वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूज, ठीक है, तरबूज की एक सेल ग्रोथ करके 3,50,000 गुना अपना साइज बढ़ा सकती है, 3,50,000 टाइम्स। सेल्स इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज अप टू 3,50,000 टाइम्स। ऐसे ही पॉलन ट्यूब क्या होता है, उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है तो भी ग्रोथ है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ है, उसके सरफेस एरिया में इंक्रीज होता है तो भी ग्रोथ है। ये कोई लीफ है, ठीक है, डॉर्सीवेंट्रल मतलब दोनों तरफ से जो फ्लैट है, ये बढ़ के इतनी हो गई, ठीक है, तो भी तो ग्रोथ हुआ, ठीक है। जब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया हुआ तो भी तो ग्रोथ हुआ। पॉलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज करते जा रही है, ठीक है, पॉलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज कर रही है तो भी तो ग्रोथ का एग्जांपल है। वाटरमेलन अगर 3,50,000 गुना उसका साइज बढ़ जा रहा है उसकी सेल का, ठीक है, अगर ये था तो समझो ये हो गया, ठीक है, तो भी तो ग्रोथ हुआ, तो भी तो ग्रोथ हुआ। आगे देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ, अगला टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ। 3 फेज होते हैं ग्रोथ के, मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन और मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जब पढ़ाया गया था तब उसमें भी बताया गया था कि रूट को जो 4 जोन्स में डिवाइड किया गया था, थोड़ा थोड़ा उससे सिमिलर है, तो वहां से रिलेट करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। 3 फेज है ग्रोथ के, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन फेज और मैच्योरेशन फेज, ठीक है। रूट एपेक्स और शूट एपेक्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वहां मेरिस्टेम प्रेजेंट है शूट एपेक्स में और रूट एपेक्स में, तो वहां की सेल्स कैसी होंगी, वहां की सेल्स में प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होगा, न्यूक्लियस उसका छोटा सा होगा, लार्ज बड़ा न्यूक्लियस होगा, इनकॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई होगा क्योंकि उसको जल्दी जल्दी डिवाइड करना है, ठीक है। सेल वॉल प्राइमरी होगा क्योंकि सेल्स को फर्दर डिवाइड करते रहना है, तो सेकेंडरी या टर्शरी सेल वॉल क्यों बनाएगा वो, जब उसको डिवाइड करना है जल्दी जल्दी, तो अगर ढेर सारी वॉल्स रहेंगी तो डिफिकल्टी होगी ना। थिन होगा सेल वॉल और सेल्यूलोजिक होगा, ठीक है, विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। ढेर सारे प्लाज्मोडेस्माटा के सेल्स में आपस में कनेक्शन होंगे ताकि डिवीजन, हर एक चीज मेरिस्टेमेटिक फेज में देखोगे तो डिवीजन इजी करने के लिए है, ठीक है, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। आगे बढ़ते, दूसरा जोन क्या था, दूसरा जोन है बच्चों वो है मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद था फेज ऑफ इलॉन्गेशन या जोन ऑफ इलॉन्गेशन। 3 फेज ऑफ ग्रोथ पढ़ने थे ना, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन फेज, मैच्योरेशन फेज, 3 फेज थे। मेरिस्टेमेटिक फेज समझे आप, सेल्स प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट बाद, ठीक है, उसके जस्ट नेक्स्ट, मतलब कि अगर ये एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, कोई भी चीज अगर मान लो मेरा ये हाथ है ना, मेरा ये हाथ मेरी बॉडी से यहां से अटैच्ड है, तो ये पार्ट अगर मैं यहां की बात करूं तो ये पार्ट प्रॉक्सिमल होगा और ये मेरी फिंगर्स डिस्टल होंगी। मतलब जहां से जो कोई चीज अटैच्ड होती है तो वो पार्ट प्रॉक्सिमल हो जाता है, दूसरा वाला पार्ट डिस्टल हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, डी से डिस्टल, डी से दूर, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट वो पार्ट है जो किसी चीज में जहां से वो अटैच्ड है उसके पास है। डिस्टल पार्ट वो है कि वो चीज जहां से अटैच्ड है दूसरी चीज से वो उससे दूर है, तो वो डिस्टल वाला पार्ट है। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई चीज है यहां से अटैच्ड है ये, ठीक है, तो ये पॉइंट अगर देखो और ये पॉइंट अगर देखो तो इसमें प्रॉक्सिमल कौन सा पॉइंट है, ये है, डिस्टल कौन सा पॉइंट है, ये है। अब ये पॉइंट देखो, ये एक तीसरा पॉइंट, मान लो 1 2 3, अगर 1 और 2 की बात करें तो 1 प्रॉक्सिमल है, 2 डिस्टल है। बट अगर 2 और 3 की बात करेंगे ना तो 3 डिस्टल है, 2 प्रॉक्सिमल है, ठीक है। ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये तुम्हारे प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा मतलब। तो सेल्स
प्रॉक्सिमल जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के जो सेल्स प्रॉक्सिमल हैं उनको हम बोल रहे हैं जोन ऑफ इलोंगेशन या फेज ऑफ इलोंगेशन। वो फेज ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन सेल्स में क्या होगा, वैक्यूलेशन बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, ढेर सारे वैक्यूल्स बने होंगे, सेल का एनलार्जमेंट हो रहा होगा, ठीक है, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मतलब पहले जो मैच्योरेशन फेज की सेल्स थी, मेरिस्टेमेटिक फेज की सेल्स थी, वहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल था। अब धीरे धीरे सेल का स्पेशलाइजेशन हो रहा है, सेल थोड़ा स्पेशलाइज हो रही है, सेल का एनलार्जमेंट हो रहा है, वैक्यूल्स बन रहे हैं उसमें, उसके जो सेल वॉल हैं उसमें नए सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद इलोंगेशन फेज के बाद तुम्हारा आएगा फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो तुम्हारा कौन सी जोन, अगर हम बात करें दूसरी जोन कौन सी थी, मैच्योरेशन, सॉरी इलोंगेशन जोन। तो इलोंगेशन जोन के प्रॉक्सिमल जो फेज है, अगर हम उसके और प्रॉक्सिमल जाएं, ठीक है, इलोंगेशन सेल्स इलोंगेटेड जोन जो है उससे और प्रॉक्सिमल जाएंगे तो हमें एक और जोन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन या फेज ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, फेज ऑफ मैच्योरेशन। सेल्स अटेन मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। मतलब सेल्स का अपना मैक्सिमम साइज अचीव कर लिया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की मॉडिफिकेशन में और सेल थिकनिंग में। ग्रोथ रेट्स, ठीक है, ग्रोथ रेट्स, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब क्या, जितनी ग्रोथ हुई पर यूनिट टाइम उसी को हम बोल रहे हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्रोथ रेट को। दो तरीके हैं, एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ, एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इन दोनों ग्रोथ को हम, दो तरह की ग्रोथ हम देखने को मिलेगा, एक होगा अरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा होगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इन दोनों ग्रोथ पैटर्न्स को ना हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन के बाद मान लो कोई सेल थी, ठीक है, उसने डिवाइड किया माइटोटिकली, दो सेल बना, दो डॉटर सेल्स बनी, ठीक है। अब इन डॉटर सेल्स में से ना सिर्फ एक सेल ऐसी होगी जो फर्दर आगे डिवाइड करेगी, ठीक है, एक दूसरी सेल होगी जो फर्दर आगे डिवाइड नहीं करेगी। जैसे ये हुआ, एक सेल थी, दो सेल बना, अब फर्दर जो नई दो सेल्स बनी उसमें सिर्फ एक ही सेल आगे चल के डिवाइड करेगी, ठीक है, एक ही सेल डिवाइड करेगी। फिर इसमें से फिर सिर्फ एक ही सेल डिवाइड करेगी। मतलब हर बार जो भी डिवीजन हो रहा है ये सेल डिवाइड ही नहीं कर रही है, ठीक है, फर्दर डिवाइड नहीं कर रही है। ये तुम्हारा कौन सी ग्रोथ पैटर्न में हो रहा है, अरिथमेटिक ग्रोथ में हो रहा है। ऐसा किस में हो रहा है, अरिथमेटिक ग्रोथ में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक सेल डिवाइड कर रही है माइटोटिक डिवीजन के बाद, सिर्फ एक सेल डिवाइड कर रही है, दूसरी सेल डिवाइड नहीं कर रही है। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है तुम्हारे सामने, वो ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या है, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। LT क्या है, अगर मान लो हम लेंथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस फॉर्मूला में, तो लेंथ एट टाइम t, मतलब टाइम t पे क्या लेंथ हुई, इज इक्वल टू L0। मतलब अगर जीरो टाइम था जहां से हमने ग्रोथ रेट को मेजर करना चालू किया वहां से, तो उसको L0 मान लेते हैं, लेंथ एट टाइम 0 प्लस RT। R क्या है, ग्रोथ रेट है, और T जितने टाइम में ग्रोथ हुई वो है। R देखो क्या लिखा हुआ है, R के बारे में लिखा हुआ है ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और जब इसको प्लॉट करते हैं हम लोग ग्राफ पे, यहाँ पे हम दिखाते हैं टाइम, ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं लेंथ या ग्रोथ, ठीक है। तो पहले इनिशियल लेंथ मान लो यहाँ पे L0 थी, इनिशियल लेंथ L0 थी, ठीक है। थोड़े टाइम बाद मान लो LT यहाँ पे है, ये कहीं यहाँ आता है मान लो, ठीक है। तो ये ग्रोथ हमें लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक है, ये लीनियर ग्राफ मिलता है हमें, इस तरह से ग्राफ मिलता है। या थोड़ा ढंग से अगर मैं बना दूं, लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होगा, ठीक है, लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होगा ऐसा, ठीक है, ये इस तरह से, ये टाइम t पे जाके इतनी ग्रोथ हुई, और r जो है वो ग्रोथ रेट है या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम है। इसके बाद जो दूसरा ग्रोथ रेट पढ़ना है बच्चों वो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ है स्लो, इनिशियली ग्रोथ स्लो होती है, इसमें एक लैग फेज आता है, जब स्लो ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं लैग फेज,
ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, पहले स्लो ग्रोथ होगी उसको बोलेंगे लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी उसको हम बोलेंगे लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों सेल डिवाइड करती हैं, मतलब ये सेल थी, इसने डिवाइड किया, 2 सेल्स बनाई, अब ये दोनों सेल्स भी फर्दर डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएंगी, ठीक है। अब ये चारों सेल्स जो बनी ना, ये भी आगे फर्दर डिवाइड करेंगी, ठीक है। इसमें देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इसमें तुम्हारा ज्योमेट्रिक तरीके से ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और इस ग्रोथ के भी 3 फेज हैं, पहला इनिशियल ग्रोथ है जो स्लो है, उसको हम बोलते हैं लैग फेज, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। इसके बाद अगर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई लिमिटेड है, जो कि नेचुरल कंडीशन में सप्लाई लिमिटेड होती है, ठीक है, डार्विन साहब का सिद्धांत लग जाता है कि कोई भी रिसोर्स इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, इसके बाद से ग्रोथ फिर से घट जाती है, ठीक है, ग्रोथ फिर से स्लो हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ की बात करें तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ अगर हमें नेचर में देखने को मिलेगा तो उस ग्रोथ में भी हमें 3 फेज मिलेंगे। सबसे पहले स्लो फेज है जिसको हम बोल रहे हैं लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज मिलेगा जिसको हम बोलेंगे लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, और उसके बाद फिर से ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। आगे चलते हैं बच्चों, जब इस ग्रोथ पैटर्न को हम प्लॉट करते हैं तो हमें टिपिकल सिग्मॉइड या एस शेप्ड कर्व मिलता है। सिग्मॉइड मतलब होता है एस शेप्ड, ठीक है, और सिग्मॉइड कर्व जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल इन्वायरमेंट है। मैंने बात किया ना नेचुरल इन्वायरमेंट में, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखोगे तो तुम न्यूट्रिएंट्स की कभी कमी नहीं होने दे सकते, तुम सप्लाई करते रहो, न्यूट्रिएंट करते रहो, तो ग्रोथ होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी, कभी स्टेशनरी फेज आएगा ही नहीं। लेकिन वो नेचर में पॉसिबल नहीं, वो तो आर्टिफिशियली हम क्रिएट कर रहे हैं ना, इसीलिए सिग्मॉइड कर्व जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल इन्वायरमेंट में। और इसकी इक्वेशन जो है वो है WT इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT। यहां पे E क्या है, E वही वाला है मैथ्स वाला, फिजिक्स वाला E, ठीक है, लॉगरिथम वाला, नेचुरल लॉग वाला, ठीक है। WT अगर मान लो वेट को एक्सप्रेस कर रहे हो तो वेट एट टाइम T या फाइनल साइज बोल दो, फाइनल साइज, W0 इनिशियल साइज, ठीक है, R जो है वो ग्रोथ रेट है, T जो है वो टाइम है, और E का मतलब तो समझ ही रहे हो, E है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। अब बच्चों जो R है ना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट। और ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, इसको छोटा मत समझना कि छोटा सा R है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए R की वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है। मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। R क्या है, R मेजर है, ठीक है, ये एक तरीका है जिससे हम प्लांट की, ठीक है, प्लांट की एबिलिटी को मेजर करते हैं कि नए प्लांट मटेरियल बनाने का उसका औकात क्या है, उसकी टेंडेंसी कितनी है, कितना वो नया प्लांट मटेरियल बना सकता है। R की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब WT बराबर W0 e टू द पावर RT। R ज़्यादा होगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, R कम होगा तो ग्रोथ रेट कम होगी, ठीक है। तो यहाँ वही बता रहा है, इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, इसीलिए इसको एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी स्मॉल r को रिलेटिव ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, या ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, या बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। किसके केस में, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के केस में। आगे देखो बच्चों, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ है उसको कंपेयर करने के 2 तरीके हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो क्वांटिटेटिव ग्रोथ की बात की जा रही है, क्वालिटेटिव ग्रोथ की बात नहीं की जा रही है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, मतलब कितना ग्रोथ हुआ, क्वांटिटी में कितना बढ़ा, अमाउंट कितना बढ़ा, उसको मेजर करने का 2 तरीका है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में क्या होता है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब जितनी भी ग्रोथ हुई इसको टाइम से डिवाइड मार दिया, वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ में टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम पर एरिया। रिलेटिव वाला जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, तरीका है किसी भी चीज़ को मेजर करने का। एग्जाम्पल से देखो बच्चों,
ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है समझने के लिए। मान लो कोई एक लीफ था, वो स्टार्टिंग में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया था। ये लीफ को बोल देते हैं ए, इस लीफ को अगर हम बोल देते हैं ए, एक दूसरा लीफ है बी, ठीक है, ए और बी। एक लीफ का इनिशियल सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक दूसरी लीफ है, बड़ी लीफ है, उसका सरफेस एरिया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ए लीफ में ग्रोथ हुआ और वो ग्रोथ करके बन गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। बी लीफ में भी ग्रोथ हुआ और वो बन गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब देखो, अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करोगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करोगे बच्चों, तो लीफ ए और लीफ बी दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बताओ कितना हुआ, कितना हुआ दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अगर मान लो सेम टाइम में दोनों ने ग्रो किया है, दोनों ने टी टाइम के लिए ही ग्रो किया है, टी टाइम में इतना हो गया, टी टाइम में वो उतना हो गया, इनिशियल तुम्हारे सामने है, फाइनल तुम्हारे सामने, टाइम तुम्हारे लिए टी है, तो ए और बी लीफ का बताओ ग्रोथ रेट क्या हुआ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या हुआ ए और बी का, ठीक है। ए लीफ का भी हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम और बी लीफ का भी हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। इनिशियल इतना था, फाइनल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो किया टी टाइम में। यहाँ पे 55 फाइनल है, इनिशियल 50 है, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रो किया पर यूनिट टाइम में। इसका मतलब दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है, पर रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करोगे अगर, ठीक है, तो ये 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब ये डबल हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया अपने इनिशियल का, ठीक है। ये हुआ क्या, नहीं हुआ, ये सिर्फ 20% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया अपने इनिशियल का, ये 10% इंक्रीज किया अपने इनिशियल का, और ये इंक्रीज किया 2 टाइम्स, मतलब 100% इंक्रीज किया। तो अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करोगे तो ए लीफ में रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी, बी लीफ में उतनी ग्रोथ रेट नहीं दिखाई दी, ठीक है, रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर रिलेटिव बात करोगे तो बी लीफ में रिलेटिव ग्रोथ रेट कम है, ए लीफ की रिलेटिव ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक है जो है वो है कंडीशंस फॉर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। वाटर किस लिए चाहिए, वाटर चाहिए सेल एनलार्जमेंट के लिए, ठीक है। जैसे अगर ये सेल है, ठीक है बच्चों, ये सेल है, ठीक है, सेल में क्या होगा, वैक्यूल्स होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, सेल वॉल है ये सेल वॉल हो गया, ठीक है। तो अब वाटर किसे चाहिए, अगर सेल की ग्रोथ करानी है ना, तो ये जो सेल वॉल है तो रिजिड होता है ना, तो वाटर इस पे प्रेशर लगाता है, एक्सटेंशन ग्रोथ होती है यहाँ पे, इसलिए वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ का मीडियम भी है वाटर, इसलिए भी वाटर चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स समझे रहो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर चीज़ चाहिए ना प्लांट की ग्रोथ के लिए। जब एक्टिविटीज़ होंगे, कुछ एनाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, तब जाके ग्रोथ होगा। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए होगा प्लांट में, रेस्पिरेशन कराना है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज भी चाहिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सिग्नल्स जैसे कि लाइट और ग्रेविटी, ये भी कभी कभी सर्टेन फेजेस या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट सर्टेन फेजेस या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, क्या अफेक्ट करती हैं, लाइट और ग्रेविटी कभी कभी सर्टेन फेजेस या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। अब बच्चों देखो कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का। सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल्स डिफरेंशिएट हुई हैं, ठीक है, डिवाइड होती हैं, डिफरेंशिएट करके वो मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है, मैच्योर होती हैं एक सिंगल कोई एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम या कोई भी मेरिस्टेम से अगर कोई सेल है, स्टार्टिंग में वो ऐसी सेल होती है जो अभी किसी काम के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है, बट कुछ टाइम के बाद वो सेल हो जाती है स्पेशलाइज्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अगर मीजोफिल सेल है तो उसका मेन प्राइमरी फंक्शन फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अगर ट्रैकीड्स है तो उसका मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। पैरेन्काइमा है तो उसका मेन फंक्शन फूड स्टोरेज होगा। तो इस तरह से सेल्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं मैच्योरेशन हो गया या सेल का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। यही प्रोसेस है डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन, ठीक है, यही प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है, सेल में कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस। अगर कंडीशंस चेंज होती हैं तो डिफरेंशिएटेड सेल्स जो है ना वो फिर से कैपेसिटी रिगेन कर लेती हैं डिवाइड करने की, मतलब जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गई थी वो फिर से अनस्पेशलाइज्ड बन जाती हैं और उनमें डिवाइड करने की क्षमता फिर से वापस आ सकती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से अनडिफरेंशिएटेड हो गई तो इसी को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये जो होती हैं पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं, कुछ डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं, वो फिर से डिवाइड करने की कैपेसिटी रिगेन करती हैं और बनाती हैं क्या? बनाती हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं डी डिफरेंशिएशन। सेल्स जो हैं वो फिर से डिवाइड करने के लिए अनडिफरेंशिएटेड हो गई, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसके बाद देखो बच्चों, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, वो फिर से स्पेशलाइज बन सकती हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब फिर से उनके में स्पेशलाइजेशन फिर से रिगेन हो जाता है। और जब ऐसी सेल्स फिर से, मतलब डी डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से स्पेशलाइज बन जाती है, मैच्योर हो जाती है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, रीडिफरेंशिएशन। अब इसके बाद देखो ग्रोथ चैप्टर तुम्हारा यहाँ खत्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, ठीक है, अगला टॉपिक है डेवलपमेंट। ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू सेनेसेंस। ये डेफिनेशन क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि प्लांट के सीड के जर्मिनेशन से लेके उसके सेनेसेंस तक की सारी एक्टिविटीज को हम डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फर्दर बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि प्लांट्स में क्या होता है ना, कि अगर पाथवेज अलग होंगे सेम प्लांट में, अगर वो किसी दूसरे जगह पे है, उसमें कोई चीज़ पाथवे की वजह से या हैबिटेट की वजह से अगर कुछ डिफरेंस आता है ना, तो प्लांट के फेजेस, लाइफ के फेजेस में भी वो अंतर दिखाई देने लगता है। समझ रहे हो? अगर मान लो इन्वायरमेंट का चेंज है, सेम प्लांट अगर कोई दो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, या किसी और चीज़ का चेंज आ रहा है, तो प्लांट के लाइफ साइकिल में वो चेंज रिफ्लेक्ट होने लगता है। आदमी के साथ भी ऐसा होता है ना। कैसे होता है? जो कोल्डर क्लाइमेट्स में होते हैं वो ज़्यादा, उनकी बॉडी बिल्ड ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छे खासे होते हैं, मतलब बॉडी वेट ज़्यादा होता है, बॉडी हाइट ज़्यादा होती है। वार्मर क्लाइमेट्स वाले जैसे इंडियन है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वाले, तो उनकी हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी लोअर होती है, ठीक है, थोड़े शॉर्टर होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में भी होता है, अगर डिफरेंट पाथवेज हैं इन्वायरमेंट की वजह से या किसी और पाथवे रिस्पॉन्स की वजह से, तो लाइफ के फेजेस में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल, हेट्रोफिली इन CCL, हेट्रोफिली इन CCL, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। इसमें क्या होता है कि जब प्लांट जुवेनाइल है, ठीक है, मतलब यंग है, उसमें लीव्स दूसरे तरह के होते हैं, और जब मैच्योर हो जाता है तो लीव्स दूसरे तरह के होते हैं। ये एग्जांपल किसका है? हेट्रोफिली का। हेट्रोफिली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट तरह के लीव्स बन रहे हैं ना, दो तरह के लीव्स बन रहे हैं। जुवेनाइल प्लांट्स में अलग तरह के लीव्स हैं, अडल्ट प्लांट या मैच्योर प्लांट में अलग तरह के लीव्स हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका? हेट्रोफिली का, ठीक है। ये हेट्रोफिली एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का। यहाँ पे फेज ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है तो हेट्रोफिली दिखाई दे रही है, ठीक है। लाइफ का फेज चेंज हो रहा है कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर में, तो तुम्हें हेट्रोफिली दिखाई दे रही है या प्लास्टिसिटी दिखाई दे रही है। एक दूसरा प्लांट होता है बटरकप, ठीक है। बटरकप, उसमें इन्वायरमेंट की चेंज की वजह से वहां पे हेट्रोफिली दिखाई देती है। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट बटरकप में, ठीक है। बटरकप में इसमें क्या होता है, अगर एयर में है प्लांट तो लीव्स का दूसरे तरह से शेप होता है, वाटर में है तो लीव्स का दूसरा शेप होता है,
ठीक है। तो ये भी हेट्रोफिली का एग्जाम्पल है, ये भी प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। तो ये सब तुम्हें याद रखना यहाँ पे जरूरी है कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ आ रहा है। बटर कप का एग्जाम्पल आ रहा है तुम्हारा हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट में, और कॉटन कोरिएंडर लार्क्सपर इसका एग्जांपल आ रहा है तुम्हारा हेट्रोफिली ड्यू टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। जुवेनाइल फेज में दूसरे शेप ऑफ लीव्स हैं, अडल्ट फेज में दूसरे शेप ऑफ लीव्स हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। आगे देखो, डेवलपमेंट लिखते हैं ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इन दोनों एक्टिविटीज को अगर ऐड कर दोगे, इनके सम को ही बोला जाता है डेवलपमेंट। ग्रोथ भी तुमने पढ़ लिया अच्छे से, डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया। और डेवलपमेंट इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के कंट्रोल में होता है। कौन कौन से इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं और कौन कौन से एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, अभी हम उनके नाम देखेंगे। बट इतना समझो कि ग्रोथ अच्छे से समझ में आया। फेसेस ऑफ ग्रोथ मैंने बताया, ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें बताया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। अब इन्हीं दोनों प्रोसेसेस का सम जो है ना, वही तुम्हारा डेवलपमेंट है, कोई नई चीज़ नहीं है। और प्लांट्स में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के कंट्रोल में होता है। कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स, ये देखो, ये चार्ट देख लो। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में तुम्हारे इंट्रासेल्युलर आएंगे और इंटरसेल्युलर आएंगे। ठीक है, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस मिलेगा, तो मतलब जीन्स, जेनेटिक वाले फैक्टर। इंटरसेल्युलर मतलब सेल्स के बीच में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट में ग्रोथ की या डेवलपमेंट की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स में इंक्लूडेड हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। और ये चैप्टर प्लांट ग्रोथ का तुम्हारा बेसिकली PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स पे बेस्ड है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में क्या कहते हैं, देखो अलग अलग तरह के डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है तुम्हारे, या प्लांट हार्मोन्स हैं, या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, या फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, मतलब ये वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं जो डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, इंडोल कंपाउंड्स में इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA। ठीक है, या ये एडेनिन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, N6 फर्फुरिल अमीनोप्यूरिन या काइनेटीन, या डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पीन्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, GA3, या गैस हो सकते हैं, एग्जाम्पल इथाइलिन। ठीक है, या ये गैस हो सकते हैं, एग्जाम्पल इथाइलिन। गैसेस हो सकते हैं इथाइलिन, C2H4, इथाइलिन का यही फॉर्मूला होता है। तो ये देखो यहाँ जितने नाम लिखे हुए ये तुम्हें याद होने चाहिए। इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एडेनिन डेरिवेटिव्स N6 फर्फुरिल अमीनोप्यूरिन या काइनेटीन। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स एब्सिसिक एसिड ABA, टर्पीन्स जिब्रेलिक एसिड, इसका एग्जांपल GA3। ठीक है, या गैसेस में इथाइलिन, C2H4। इतने नाम तुम्हें याद होने चाहिए एज इट इज। ये टेबल के क्या कहते हैं, नीट में ये 2 कॉलम बना के मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका भी जो स्क्रीन पे है इसको जरूर से याद करोगे। देखो PGR को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस या प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स या कुछ भी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब PGR देखो बच्चों, PGR के 2 ग्रुप्स हैं। बेसिकली PGR के 2 ग्रुप्स हैं, एक होते हैं जो ग्रोथ के प्रमोटर्स होते हैं, एक ग्रोथ के इनहिबिटर्स होते हैं। ग्रोथ के प्रमोटर्स में एग्जांपल है ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और ग्रोथ के इनहिबिटर्स में तुम्हारा एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड। अब बोलोगे सर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स तो 5 पढ़े थे हमने, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो जो इथाइलिन तुम्हारा गैसियस PGR है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स में फिट हो जाता है। मतलब कि ग्रोथ प्रमोटिंग वाले में भी और ग्रोथ इनहिबिटिंग वाले में भी, दोनों ग्रुप में आता है। बट ये लार्जली जो है इनहिबिटर है। लार्जली क्या है, इथाइलिन लार्जली इनहिबिटर है ग्रोथ एक्टिविटीज का, लार्जली इनहिबिटर है, बट ये दोनों में इंक्लूडेड है। ठीक है, दोनों तरह की एक्टिविटीज कराता है। अब देखो, द डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी पे थोड़ा प्रकाश डाला गया है। डिस्कवरी ऑफ दी ऑल दी पीजीआर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं पांचों, इनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई है। सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी ऑक्सिन की बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास था, ठीक है, अगर इस पे एक तरफ से लाइट गिराते थे तो उस तरफ से बेंड हो जाता था। कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब एक तरफ, यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किया तो इनको पता चला कि जो टिप था ना, यहीं से कोलियोप्टाइल का जो टिप था यहीं इसी की वजह से बेंडिंग हो रही थी। तो फर्दर और बाकी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और लास्ट में ऑक्सीन वाज आइसोलेटेड। ऑक्सीन लास्ट में वाज आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ये याद रखोगे कि ऑक्सीन वाज आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। बच्चों देखो एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी ईयर्स हैं, उनके ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन और साइंटिस्ट, ये सारे तुम्हें अपने एकदम रटे होने चाहिए, जुबान पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीन वाज आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ये हो गया ऑक्सीन की डिस्कवरी के बारे में। फर्दर आगे देखो, बकेन, BAKANE, बकेन या फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स। ठीक है, फुलिश सीडलिंग का क्या मतलब है? जैसे राइस का प्लांट है ना, ये इसमें क्या होता था, जब ये डिसीज हो जाती थी, बकेन हो जाती थी, तो प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था, उसमें सीडलिंग नहीं होती थी, मतलब उसमें अनाज अन्न नहीं पड़ते थे, उसमें बीए नहीं होते थे। ठीक है, प्लांट सिर्फ खूब लंबा हो जाता था, इसीलिए इसको बोलते थे फुलिश सीडलिंग, कि लंबा तो हो गया बट उसमें कोई सीड नहीं है। बकेन इस डिजीज का नाम है। ये एक फंगस की वजह से होता था, एक फंगस की वजह से होता था, जिब्रेल्ला फ्यूजिकोरोई। ठीक है, इस फंगस की वजह से राइस प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, उसमें सीडलिंग नहीं होती थी, जिसको हम बोल रहे हैं बकेन या फुलिश सीडलिंग डिजीज। ठीक है, तो इसके बाद ई कुरुसोवा इन 1926 इन्होंने क्या किया, रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज व्हेन राइस प्लांट ट्रीटेड विथ स्टेराइल फिल्टर्स ऑफ द फंगस। इन्होंने क्या बताया कि 1926 में उन्होंने बताया कि ये जो डिजीज है ना, बकेन, इतना लंबा क्यों हो जा रहा है। इन्होंने बताया कि जब जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई का फंगस लिया, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया स्टेराइल, और जब प्लांट के ऊपर डाला गया, राइस प्लांट के ऊपर, तो सेम सिम्टम्स आए इसी फुलिश सीडलिंग डिजीज के। ठीक है, तब वहां से पता चला कि जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई जो है वो कोई केमिकल सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है, इसी वजह से उसका नाम रख दिया गया जिब्रेलिन। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स। एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि टोबैको स्टेम्स के ठीक है, जो इंटरनोडल सेगमेंट्स हैं, नोड और इंटरनोड तो समझते हो ना, जैसे कोई प्लांट है, इस पे लीव्स जहां से निकल रही हैं वो होता है नोड। ठीक है, और दो नोड के बीच का जो जगह होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड का जो सेगमेंट है टोबैको प्लांट का, टोबैको स्टेम का, वहाँ से कैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो थी वो निकाली गई और उसकी ग्रोथ कराने की कोशिश की गई। जब उसकी ग्रोथ कराई जा रही थी, उसकी कोशिश की जा रही थी कैलस की, ठीक है, तो ये पाया गया कि वो ग्रो तभी कर रहा है, वो डिफरेंशिएट तभी कर रहा है रूट और स्टेम्स में, अगर ऑक्सीन के साथ साथ उसमें कुछ और मिलाया गया। तो क्या मिलाया गया उसमें मिलाया गया एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब वैस्कुलर टिश्यूज के एक्सट्रैक्ट, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए। जब इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ ऐड की गई कैलस में ऑक्सीन के अलावा, ऑक्सीन के साथ, तभी जाके कैलस का डिफरेंशिएशन हुआ रूट और स्टेम में। ठीक है, तब यहाँ से मिलर एट एल इन 1955 तब इन्होंने आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया उस सबस्टेंस को जो साइटोकाइनेसिस करा रहा है, मतलब सेल डिवीजन करा रहा है, और इसका नाम रखा इन्होंने काइनेटीन। ठीक है, इस तरह से काइनेटीन की डिस्कवरी हुई। आगे देखो बच्चों, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स 1960 की बात है, मिड 1960s में 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई। ठीक है, और डिफरेंट तरह के इनहिबिटर्स की खोज हुई।
इनहिबिटर्स, मतलब जो प्लांट के ग्रोथ के एक्टिविटीज को रोक रहे हैं, उन इनहिबिटर्स को डिस्कवर किया गया 3 अलग अलग इंडिपेंडर्स, और नाम क्या दिया गया रिसर्चर्स में, एक का नाम इनहिबिटर बी, एक ने नाम दिया एब्सिसिन, एक ने नाम दिया डॉर्मिन, ठीक है, एक ने नाम दिया इनहिबिटर बी, एक ने नाम दिया एब्सिसिन 2, एक ने नाम दिया डॉर्मिन, ठीक है। बाद में पता चला कि ये तीनों केमिकल्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं डिस्कवर की गई हैं, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है और इनका नाम रख दिया गया एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और ये जो थी ये इनहिबिशन करा रहे थे, ठीक है, इनहिबिशन करा रहे थे, तो इनका नाम रख दिया गया एब्सिसिक एसिड। फर्दर H.H. Cousins in 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges, ठीक है, पके हुए संतरों में से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकल रहे थे, गैसियस सब्सटेंस, जो बनानाज, अनराइपेंड बनानाज, मतलब कच्चे केले को पका दे रहे थे, उसकी राइपनिंग को तेज कर दे रहे थे। राइपेंड ऑरेंजेस से कुछ ऐसे गैसियस सब्सटेंसेस निकल रहे थे। ये किसने डिस्कवर किया? H.H. कजिन्स, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा गैसियस पीजीआर इथाइलिन की डिस्कवरी हुई। अब एक एक पीजीआर को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन में से सबसे पहले ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था। ये कहाँ से बनता है? ये ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम के टिप से और रूट के टिप से बनता है, और जिस एरिया में उसको अपना एक्शन लेना है वहाँ जाके माइग्रेट करता है। मतलब कि इसका मोड ऑफ एक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ एक्शन ले रहा है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। स्टेम और रूट टिप्स में तो हो ही रहा है, ग्रोथ करा ही रहा है, बाकी ब्रांचेस के टिप्स में भी तो ग्रोथ करा सकता है और कहीं भी तो ग्रोथ करा सकता है। तो जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है स्टेम टिप और रूट टिप में और माइग्रेट कर रहा है अपने एक्शन के लिए। प्लांट्स में क्या क्या है? IAA है, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड है, या IBA है, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी हैं मार्केट में, NAA नैप्थेलो एसिटिक एसिड, या 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। तो कुछ नेचुरल ऑक्सिन्स और सिंथेटिक ऑक्सिन्स के नाम याद होने चाहिए। नेचुरल में IAA IBA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, और तुम्हारा सिंथेटिक ऑक्सिन्स में है NAA नैप्थेलो एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ठीक। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं ऑक्सिन के? इनिशिएट्स रूटिंग्स एंड स्टेम कटिंग्स, जो इसका स्टेम है कट कर दिया गया है, ठीक है, उसको ग्रो कराना है तो वहाँ पे रूटिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, रूट्स का फॉर्मेशन करा देता है। प्रोमोट्स फ्लावरिंग, पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग कराता है ऑक्सिन। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, ठीक है, अगर प्लांट अभी नया है, यंग है, तो वहाँ पे फ्रूट और लीव ड्रॉप को रोकता है, ठीक है, बट एब्सिशन कराता है ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स का, ठीक है। बट अगर ओल्ड हो चुका है लीव या फ्रूट, ठीक है, तो उसको जल्दी से उसका एब्सिशन करा देगा, उसको पेड़ से गिरवा देगा। बट अगर यंग है अभी, ठीक है, लीफ या फ्रूट जो है वो भी यंग है, तो उसके एब्सिशन को रोकता है, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान से समझो। देखो, जब भी कोई टिप, स्टेम टिप या रूट टिप जब ग्रो करती है ना, ठीक है, ऑक्सिन की वजह से, तो जो उसके लैटरल ब्रांचेस निकल रही है ना, उसकी ग्रोथ को वो रोक देता है। क्या करता है? जब ऑक्सिन की वजह से स्टेम टिप या रूट टिप की हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, तो साइड में जो लेटरल ब्रांचेस निकल रही होती हैं ना, उसको वो सप्रेस कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस इस फिनोमिनन को बोलते हैं। तो क्या किया जाता है कि अगर तुम्हें मान लो लेंथ का ज़्यादा काम नहीं है, तुम्हें प्लांट की गर्थ का काम है, ठीक है, प्लांट के लेटरल ब्रांचेस का काम है, तो क्या करते हैं? प्लांट के टिप को कट कर देते हैं। अब लेटरल ब्रांचेस का ग्रोथ होगा, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस का ग्रोथ होगा, जो प्लांट के टिप को कट कर देते हैं, तो ऑक्सिन अब प्रोडक्शन बंद हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकैपिसिएशन। ऑक्सिन जो बना रहा है स्टेम का टिप, उसको कट कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकैपिसिएशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकैपिसिएशन। और डीकैपिसिएशन करके अब प्लांट जो है वो लेटरल ग्रोथ करेगा, उसकी शाखाएं बढ़ेंगी। तो उससे टी प्लांटेशन में, ठीक है, चाय, वहाँ पे पत्तियों का ज़्यादा काम है, प्लांट की हाइट से तो काम है नहीं, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी प्लांट से उतनी ज़्यादा उस पर पत्तियाँ होंगी। तो टी प्लांटेशन में तो उसी का काम है।
हेज मेकिंग क्या, जैसे वो जो तुमने देखा है मंदिरों में जो बॉर्डर्स वॉर्डर्स बनाते हैं, या कभी कभी पूरे पेड़ के रास्ते बना देते हैं ना, जो बगल बगल में साइड में पाथवेज होते हैं, तो वो हेज कहते हैं उसको। और उसमें क्या होता है, उसमें भी प्लांट की हाइट का काम नहीं है, विड्थ का काम है, गर्थ का काम है। तो वो गार्डनर्स करते हैं हेज मेकिंग में और टी प्लांटेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं एपिकल डोमिनेंस के फिनोमिनन को एक्सप्लॉइट करके। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो टोमेटोज में स्प्रे किया जाता है ताकि विदाउट फर्टिलाइजेशन टोमेटोज में उसका प्रोडक्शन हो सके। कौन कर रहा है, ऑक्सिन। यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, ऑक्सिन को हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। ये क्या करता है, डाइकॉट्स को मार देता है, डाइकॉट वीड्स को, और मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स को कुछ नहीं करता है, ठीक है, इसलिए हर्बिसाइड्स की तरह काम करता है। आखिरी फंक्शन जो है, कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में भी मदद करता है ऑक्सिन, ठीक है। आगे देखो बच्चों, जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन मोर देन 100 टाइप्स रिपोर्टेड, 100 से भी ज़्यादा तरह के जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड हैं। GA1, GA2, GA3 इसी तरह से हम इनको लिखते हैं। जो GA3 है, ठीक है, जो GA3 है वो पहले डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा स्टडी इसी की गई है, GA3 की। इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, जिब्रेलिन का क्या क्या फंक्शन है, ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ को इंक्रीज कराता है। जिब्रेलिन देखो अक्सर ना लेंथ जहाँ बढ़ रही है ना, वहाँ जिब्रेलिन की वजह से बढ़ रही है। तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, जिब्रेलिन। इसके अलावा क्या करता है, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप, ये भी कराता है, एप्पल्स का साइज इंक्रीज करा देता है, लेंथ इंक्रीज कराता है, उसके शेप को इंप्रूव कराता है। डिले सेनेसेंस, डिलेज सेनेसेंस मतलब डेथ को थोड़ा डिले करता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स जो हैं वो पेड़ पे थोड़ा ज़्यादा समय तक टिके रह सकते हैं। डिले सेनेसेंस एंड हैंड द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्रीज फॉर लॉन्गर पीरियड्स। इसके बाद जो है GA3 जो है ना, वो स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस, माल्ट मतलब समझ रहे हो क्या होता है, जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है जहाँ पे बिवरेजेस बन रहे हैं वहाँ पे माल्टिंग कराई जाती है, एक तरह से प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस जो सड़ने का प्रोसेस होता है, उसको GA3 जो है वो स्पीड अप भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो, इंक्रीज द लेंथ ऑफ शुगर केन क्रॉप्स, शुगर केन की लेंथ को भी इंक्रीज कराएगा, जिसकी वजह से 20 टन्स पर एकड़ इतना प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। इतना प्रोडक्शन बढ़ सकता है, मैक्सिमम इतना तक बढ़ सकता है, 20 टन्स पर एकड़ शुगर केन क्रॉप्स की लेंथ को इंक्रीज करा देता है। प्रोमोट्स बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग के जस्ट पहले इंटरनोड की ग्रोथ, इंटरनोड बढ़ गया अगर जस्ट फ्लावरिंग से पहले, उसको बोलते हैं बोल्टिंग। तो बोल्टिंग कॉज कराता है किसमें, बीट में, कैबेज में, और मेनी प्लांट्स विद रोसेट हैबिट। रोसेट हैबिट जो है ये जब मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तब बताया जाता है कि प्लांट्स डिफरेंट तरह के हैबिट्स में होता है, ठीक है। उसमें से एक हैबिट होता है कॉर्डेट, ठीक है, इस तरह से होता है एक रोसेट हैबिट। तुम्हारे काम का नहीं है ज़्यादा, बट इतना याद रखो कि कैबेज में, बीट में और प्लांट्स विद रोसेट हैबिट में बोल्टिंग को प्रमोट करता है, बोल्टिंग कराता है। आगे देखो बच्चों, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। साइटोकाइनिन्स डिस्कवर्ड एज काइनेटीन फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA, ठीक है। ऑटोक्लेव्ड, एक ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, ठीक है, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, उसमें हेरिंग एक तरह के, ठीक है, हेरिंग एक तरह का वो है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, उसके स्पर्म DNA से ऑटोक्लेव में मिला हमें सबसे पहले साइटोकाइनिन, ठीक है। ये प्लांट्स में साइटोकाइनिन नेचुरली नहीं मिलता है। साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज जियाटीन फ्रॉम कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क, ठीक है। प्लांट्स में जियाटीन और कोकोनट मिल्क में साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज मिलती हैं। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स, जहाँ भी रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है, जहाँ भी रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है वहाँ पे हमें मिलता है नेचुरल साइटोकाइनिन्स। एग्जाम्पल रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट बड्स और यंग फ्रूट्स, यहाँ मिलता है हमें साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन। अब इसका फंक्शन क्या है, हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लैटरल शूट ग्रोथ और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन।
हेल्प टू ओवरकम एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम को ओवरकम करने में मदद करता है। प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच डिलेज लीफ सेनेसेंस, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन करा दे रहा है जिसकी वजह से लीव्स की सेनेसेंस डिले हो जा रही है। इसके बाद तुम्हारा अगला पीजीआर जो है वो है इथाइलिन, अगला पीजीआर है इथाइलिन। सिंपल गैसियस पीजीआर है, फॉर्मूला क्या है C2H4, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, थोड़ा तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि केमिस्ट्री का ज्ञान भी मेरा अच्छा है, ठीक है। ये देखो, मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ी थी, नीट का एग्जाम दे रहे थे तुम्हें, तो देखो ये हो गया तुम्हारा C2H4 इथाइलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। चेक कर लेना सही है कि नहीं, कार्बन की वैलेंसी भी चेक कर लेना। सिंपल गैसियस पीजीआर है, ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स, मतलब वो टिश्यूज जो सेनेसेंस जा रहे हैं, जिनमें सेनेसेंस हो रहा है, और राइपनिंग फ्रूट्स, इनमें बहुत ही लार्ज अमाउंट्स में बनता है इथाइलिन। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग कराता है, कराता फंक्शंस क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, एपिकल हुक का फॉर्मेशन कराता है डाइकॉट सीडलिंग्स में। एपिकल हुक समझ रहे हो, इस तरह से जो हुक का फॉर्मेशन होता है, ये डाइकॉट सीडलिंग्स में जब सीडलिंग्स ग्रो करती हैं तो इस तरह से ग्रो करती हैं, ठीक है। अगर ये कोई सीडलिंग है तो इनमें इस तरह से ये एपिकल हुक है, ठीक है। कोई भी सीड जब ग्रो करता है, सीडलिंग ग्रो करता है, तो उसका एपेक्स इस तरह से मुड़ा होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं एपिकल हुक। तो डाइकॉट सीडलिंग में एपिकल हुक कराता है और सीडलिंग्स का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, कौन, इथाइलिन। आगे इसके और फंक्शंस है, प्रमोट सेनेसेंस, सेनेसेंस कॉज कराता है, एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। बताया था ना कि इथाइलिन जो है, जो गैसियस पीजीआर है, वो लार्जली इनहिबिटर है, ठीक है। ऐसे तो दोनों कैटेगरीज में आता है, ग्रोथ भी कराता है, इनहिबिशन भी कराता है, बट लार्जली इनहिबिटर है। आगे हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, ये तो समझ ही रहे हो, इनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जब फ्रूट्स की राइपनिंग होती है तो इथाइलिन उस टाइम पे रेस्पिरेशन रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इसी चीज़ को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं जो इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू द गैसियस पीजीआर इथाइलिन इज नोन एज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ठीक है। क्या करता है, ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी को खत्म करने में मदद करता है, उसको ब्रेक करता है, ठीक है। प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन, ठीक है, और इसकी वजह से प्लांट का सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है। प्लांट को मदद करता है उसकी सरफेस एरिया बढ़ाने में, रूट की ग्रोथ करा रहा है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करा रहा है, ये रूट हुआ, ठीक है, रूट की ग्रोथ भी करा रहा है और रूट हेयर का फॉर्मेशन भी करा रहा है। तो ओवरऑल जो प्लांट का सरफेस एरिया है वो बढ़ ही तो रहा है, ठीक है, प्लांट का सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना। यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इनिशिएट कराता है, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, ठीक है, पाइनएप्पल्स में जो उसके फ्रूट सेट बन रहे हैं उनको सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है, और फ्लावरिंग कॉज कराता है मैंगो में, ठीक है। ये सारे फंक्शंस इथाइलिन के अभी चल रहे हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड अगर कोई कंपाउंड है वो है इथिफोन, ठीक है। एथिफोन क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व कर देते हैं और धीरे धीरे ये इथाइलिन देते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इथाइलिन को यूज करने के लिए एथिफोन, ठीक। आगे जो आखिरी पीजीआर है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बच्चों इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एक्टिविटीज, इनहिबिटर है, ठीक है। एबीए क्या करता है, इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन। इसके अलावा क्या करता है, स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमाटा एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या कर रहा है, स्टोमाटा को क्लोज करा दे रहा है, प्लांट्स में स्टोमाटा को क्लोज करा दे रहा है, ठीक है, स्टोमाटा को क्लोज करा दे रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, टॉलरेंस बढ़ जा रहा है प्लांट का स्ट्रेस के लिए, डिफरेंट तरह के स्ट्रेस के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इसके अलावा एबी और क्या कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दे रहा है, सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। एबीए एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट टू जीए, स्टार मार्क्ड। एबीए जो है ये जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट काम करता है, जस्ट अपोजिट काम करता है एबीए
जिब्रेलिक एसिड के, तो जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट भी ABA है, या ये भी कह सकते हो कि GA जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट ABA है, या फिर ABA जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। दोनों तरह से बोल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट क्या है तो बोलोगे ABA, अगर कोई पूछे ABA का एंटागोनिस्ट क्या है तो बोलो जिब्रेलिक एसिड। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। फोटो पीरियोडिज्म अगला टॉपिक, ठीक है। देखो बच्चों, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। पहले फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या है? फोटो पीरियोडिज्म का ये मतलब है कि फ्लावरिंग जो फिनोमिनन है, अगर प्लांट कोई है वो फ्लावर कर रहा है, ठीक है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो वो कभी कभी डिपेंड करता है कि उसमें लाइट कितना पड़ रहा है उस प्लांट पे, ठीक है। कभी कभी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं भी करता है, कभी कभी इस चीज़ पे डिपेंड करता भी है। अगर प्लांट में फ्लावरिंग का फिनोमिनन अगर लाइट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, तो वह या तो लॉन्ग डे प्लांट हो सकता है या तो शॉर्ट डे प्लांट हो सकता है। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, एक होता है क्रिटिकल ड्यूरेशन। प्लांट का अपना एक क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है लाइट के लिए। अगर किसी एक प्लांट, और हर प्लांट्स के लिए उसका क्रिटिकल ड्यूरेशन का टाइम अलग होता है, ठीक है। तो अगर किसी प्लांट का क्रिटिकल ड्यूरेशन का टाइम अगर 8 घंटा है, ठीक है, और उसको 8 घंटे से ज़्यादा सनलाइट चाहिए तभी जाके वो फ्लावरिंग करेगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। अगर कोई प्लांट है उसका क्रिटिकल सनलाइट ड्यूरेशन अगर है मान लो 6 घंटे, ठीक है, और 6 घंटे से जब उसको कम रोशनी मिलेगी, कम लाइट मिलेगी, तभी जाके वो फ्लावरिंग करेगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट डे प्लांट वाले को, किसी शॉर्ट डे प्लांट का क्रिटिकल ड्यूरेशन का टाइम 10 घंटा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी शॉर्ट डे प्लांट के क्रिटिकल ड्यूरेशन का टाइम 10 घंटा है, इसका मतलब है कि उसको 10 घंटे से कम सनलाइट चाहिए, मतलब 9 घंटे सनलाइट मिलेगा तब भी वो जाके फ्लावरिंग करेगा, 10 से ज़्यादा जब होगा तब जाके वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो हर प्लांट के लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन का टाइम अलग होता है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट के लिए बस ये होता है कि उसको उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा चाहिए, और शॉर्ट डे प्लांट के लिए उस क्रिटिकल ड्यूरेशन के अंदर चाहिए। बस इतना होता है, फ़र्क है लॉन्ग डे प्लांट में और शॉर्ट डे प्लांट में। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें इस चीज़ से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितनी रोशनी मिल रही है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। एक्सपोजर टू लाइट बियॉन्ड द क्रिटिकल ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग और बिलो दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन, ठीक है। क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स, नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड फ्लावरिंग। ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर चुका हूं मैं। आगे देखो, इसके बाद क्या हुआ ना, जब आगे और डिस्कवरी हुई और ज़्यादा स्टडी की गई तो पता चला कि ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड, मतलब डार्क पीरियड कितना देर है प्लांट्स में, ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, इसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लाइट पीरियड का इंपॉर्टेंस है। तब समझ में आया कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स जो डे शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट जो हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, वो प्लांट्स ऐसे हैं ना जिनमें लाइट और डार्क पीरियड सिर्फ इन दोनों के एक्सपोजर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब लाइट ज़्यादा है कि कम है, लाइट ज़्यादा देर तक रही कि कम देर तक रही, ठीक है, इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है। सिर्फ इनके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पे, मतलब कौन चीज़ कम थी कौन चीज़ ज़्यादा थी, इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है कुछ प्लांट्स पे, ठीक है। ये बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला। तो दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज टर्म्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। यही है फोटोट्रॉपिज्म, जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स है फ्लावरिंग के लिए अलग अलग डे और नाइट में, उसी को हम बोल रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगला टॉपिक है बच्चों वर्नलाइजेशन, ठीक है, VERNALI, वर्नलाइजेशन। फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि कोल्ड लो टेम्परेचर या कम टेम्परेचर पे उसको कितना एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है। अब वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, मतलब कि या तो ड्यूरेशन के लिए हो सकता है या कितना ठंड है उस पर भी डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर स्पेसिफिक भी हो सकता है, टाइम स्पेसिफिक भी हो सकता है। वर्नलाइजेशन प्लांट्स, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, वीट हुआ, बार्ले हुआ, राई हुआ, इसमें 2 तरह की वैरायटीज़ होती हैं, एक विंटर वैरायटी होती है, एक स्प्रिंग वैरायटी होती है। तो अगर तुम विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में उगा दोगे ना, तो अपने सीजन में आके वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये समझाने के लिए कि वर्नलाइजेशन कोल्ड पीरियड के लिए क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स की लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं तुम्हारे, वो 2 सीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है, एक सीजन में बड़े होते हैं, दूसरे सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। मोनोकार्पिक होते हैं, मतलब एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे, बट वो बाइनियल होते हैं, मतलब 2 सीजन्स में ग्रो करते हैं।
तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन। ये तो डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल शुगर बीट, कैबेजेस और कैरेट, ये 3 एग्जांपल हो गए बाइनियल प्लांट्स के। तो बाइनियल प्लांट्स को अगर तुम दूसरे सीजन में ग्रो करा दोगे, जो उनका फ्लावरिंग वाला सीजन था, तब जाके वो फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल हुए, ठीक है। एक तुम्हारा वीट, मेज और बाल्डे का, जिनकी 2 तरह की वैरायटीज हैं, उसका एग्जांपल, और एक बाइनियल प्लांट्स का एग्जांपल। इन दोनों एग्जांपल से ये प्रूव होता है कि वर्नलाइजेशन जो है वो जो कोल्ड पे, उनका कोल्ड क्लाइमेट पे प्लांट्स का जो डिपेंडेंस है फ्लावरिंग के लिए, वो सही है शुगर बीट, कैबेजेस और कैरेट में, ठीक है। ये जो हैं, अगर इनको सेकेंड सीजन में जाके इनको प्लांट करोगे, ठीक है, तब इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। आगे अगला टॉपिक है, आखिरी टॉपिक आज के लिए, सीड डॉर्मेंसी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फेवरेबल कंडीशंस होने के बावजूद भी सीड का जर्मिनेशन नहीं होता। कुछ ऐसे सीड्स हैं कि सारी कंडीशन फेवरेबल है लेकिन तब भी सीड की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। सर्टेन सीड्स फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन द एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। इसी स्टेट को बोलते हैं डॉर्मेंसी, बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी है। और ये एक एंडोजीनस फिनोमिनन है। एंडोजीनस फिनोमिनन का मतलब सीड के अंदर, सीड का अपना अंदरूनी मामला है ये, ठीक है। तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए किस वजह से वो डॉर्मेंसी में है, खुद की वजह से होता है, वो एंडोजीनस है, सीड के अंदर उसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। अब रीजन्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं? रीजन्स हो सकते हैं इम्परमिएबल या हार्ड सीड कोट, मतलब सीड कोट बहुत कड़ा है या इम्परमिएबल है, ठीक है, जिसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है वाटर का या गैसेस का। दूसरा, कुछ केमिकल इनहिबिटर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। ये 3 ऐसे केमिकल इनहिबिटर्स हैं जिनकी वजह से एब्सिसिक एसिड हो गया, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, फिनोलिक एसिड हो गया, इन एसिड्स की वजह से भी सीड्स डॉर्मेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमेच्योर एम्ब्रियोस, अभी सीड का जो एम्ब्रियो है अंदर वो भी इमेच्योर है, ग्रोथ करने के लायक ही नहीं है, तो वो ग्रो क्यों करेगा, वो डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, ठीक है। डॉर्मेंसी कैन बी ओवरकम बाय वेरियस नेचुरल या मैन मेड मेथड्स। डॉर्मेंसी जो है वो नेचुरल और मैन मेड तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। क्या क्या है? सीड कोट बैरियर कैन बी ब्रोकन बाई, अगर सीड कोट बहुत कड़ा है, ठीक है, तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं? मैकेनिकल एब्रेशन से, ठीक है। किस तरह से? या तो मैनमेड तरीका हो, मतलब नाइफ्स ले लो, सैंड पेपर ले लो, शेकिंग कर दो, विगरस शेकिंग कर दो, या नेचुरल तरीका क्या क्या है? माइक्रोबायल एक्शन हो गया, पैसेज थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों, अगर हार्ड सीड कोट की वजह से, इम्परमिएबल और हार्ड सीड कोट भी एक रीजन है जिसकी वजह से सीड्स डॉर्मेंसी में रहते हैं, तो अगर यही है सीड कोट बैरियर की वजह से अगर डॉर्मेंसी है, तो मैकेनिकल एब्रेशंस की मदद से हम उस सीड को डॉर्मेंसी तोड़ सकते हैं, ब्रेक ऑफ कर सकते हैं। अब वो मैनमेड तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, मैनमेड, और नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं। मैनमेड तरीके से भी कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं। तो नेचुरल तरीके में क्या क्या है? माइक्रोबायल एक्शन हो गया, या पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स हो गया, या मैनमेड तरीके में नाइफ्स हो गया, सैंड पेपर हो गया, या विगरस शेकिंग हो गया। इसके अलावा बच्चों, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, अगर केमिकल्स की वजह से, मतलब एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, इनकी वजह से अगर डॉर्मेंसी है, तो इनहिबिटरी सब्सटेंसेस को हम रिमूव कर सकते हैं उनका इफेक्ट बाय सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन, मतलब ठंडे में रख के डॉर्मेंसी तोड़ सकते हैं। या केमिकल्स की मदद से, कौन सा केमिकल? जिब्रेलिक एसिड या नाइट्रेट्स। अभी देखो पढ़ा था ना, जिब्रेलिक एसिड किसका एंटागोनिस्ट था? एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी करा रहा है और जिब्रेलिक एसिड डॉर्मेंसी को तोड़ रहा है, तो चिलिंग कंडीशंस में रख दो, ठीक है, या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल करो, जिब्रेलिक एसिड का या नाइट्रेट्स का। इसके अलावा अगर इन्वायरमेंट कंडीशंस को चेंज कर दो, लाइट चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, तो भी सीड की डॉर्मेंसी को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ प्लांट फिजियोलॉजी का एक और लेक्चर खत्म हुआ है। जल्दी से हम 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। सेम नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, नीट स्टार्स ऑफिशियल, वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, नोट्स का PDF डाउनलोड करो। नोट्स पढ़ोगे, NCERT बुक की रीडिंग लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहोगे। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी।